Hello everyone, I am Vishnupriya, bearing roll number 200144 from Central University of Haryana, Department of School of Education. Today I am going to presenting on the topic teaching of grammar and composition. So let's see what is grammar. Grammar is the set of formal pattern in which the words of language are arranged in order to convey the larger meaning. Grammar is referred to as the method and rules that are to be followed for the accurate structuring of any language. Every language is based on certain rules and regulations. This set of rules and regulations is known as grammar. That part of the study of language which deals with the forms and structure of words with their customary arrangement in the phrases and sentences, and now often with language sounds and word meanings. The importance of grammar. Grammar is the base of English language. Grammar helps in putting the word together in a sensible order and at the right ending. It means ग्रामर का इम्पोर्टेंस ये होता है कि हम एक सेंटेंस का स्टार्ट से लेकर एंड तक हम उसका सेंसिबल ऑर्डर में और सीक्वेंस में है कि नहीं और उसका मीनिंगफुल सेंटेंस से निकलते आ रहा है कि नहीं, इसके जानने के लिए हमको ग्रामर की पढ़ना ज़रूरत है. ग्रामर इम्प्रूव्स योर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल. हम जब ग्रामर को जान लेते से अच्छे तरह से हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल भी इम्प्रूव होता है. नोइंग ग्रामर हेल्प अस टू ईजियर इन कम्युनिकेशन. मतलब ग्रामर जानने के बाद हमारा कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होता है. ग्रामर इम्प्रूव्स योर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल. When we know about the grammar structure and formation of how to formation our sentence, then our communication skill and reading and writing skill also develop. Understanding the use of noun, verb, adverb, adjective helps you to write English better. मतलब ग्रामर में जो नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सब आता है, उनको अगर हम अच्छे से जान पाए तो फिर क्या होगा, इंग्लिश को बेटर वे में हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे. Then objective of grammar. To develop the student insight into the structure of English language. मतलब वो स्टूडेंट का किस तरह से हम इंग्लिश लैंग्वेज जानने के लिए उनका स्ट्रक्चर को अच्छे से जान पाए और वो डेप्थ में मतलब किस तरह से बहुत अच्छे से जान पाए, इसलिए ग्रामर की ज़रूरत है. टू एनेबल द पीपल्स एक्सप्रेस देयर आइडियाज लॉजिकल एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग. मतलब ग्रामर जानने के बाद ये क्या करता है, स्टूडेंट को वो एबल कर पाता है कि वो कैसे किस तरह से अपना आइडिया को कि सीक्वेंस वे में और स्ट्रक्चर वे में वो एक्सप्रेस कर पाए अपना आइडिया को. टू टीच ग्रामर एज ए रूल गवर्न बिहेवियर एंड नॉट एज मेयर रूट लर्निंग. मतलब ग्रामर को सीखने के बाद ये वो रूट लर्निंग को एम्फासिस नहीं देता, वो देता है रियल लाइफ में हम किस तरह से ग्रामर को यूज कर पाए और हाउ टू इम्प्लीकेट इन आवर रियल लाइफ. टू डेवलप ए साइंटिफिक इंसाइट अबाउट द लैंग्वेज. मतलब ग्रामर के जानने के बाद हम जान पाते हैं कि किस तरह से सिस्टमेटिक वे में हम लैंग्वेज को जान पाए एंड किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए. टू डेवलप द मेंटल एबिलिटी ऑफ रीजनिंग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन. मतलब ग्रामर जानने के बाद वो करेक्ट ऑब्जर्वेशन कर पाएगा एक सेंटेंस को. टू एनेबल द पीपल्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूल्स एंड इंग्लिश ग्रामर. मतलब ग्रामर जानने के बाद वो बच्चे को सक्षम बना देता है और अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका हाई हो जाता है इंग्लिश के जानने के लिए. देन टाइप्स ऑफ ग्रामर. There are four types. First one is perspective grammar, second one is descriptive grammar, then scholarly traditional grammar, then structural grammar. First I will discuss about perspective grammar. It is also called theoretical or formal grammar. The main emphasis is on the rules and forms and it lies in the language with rules. मतलब ये emphasis देता है किस पर ज़्यादा, वो रूल्स और फॉर्म्स ऊपर ज़्यादा वो एम्फासिस देता है. वो इम्प्लीकेशन के ऊपर किस तरह से हम रूल्स को रियल लाइफ में डे टू डे लाइफ पे इम्प्लीमेंट करें, वो इसके ऊपर एम्फासिस
नहीं देता। देन आता है डेस्क्रिप्टिव ग्रामर, ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल ग्रामर, हेंस द मेन एम्फासिस ऑन द बिहेवियर ऑफ लैंग्वेज। मतलब ये टोटली अपोजिट है पर्सपेक्टिव ग्रामर से, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव ग्रामर एम्फासिस देता है स्ट्रक्चर ऊपर, लेकिन डिस्क्रिप्टिव ग्रामर एम्फासिस देता है फंक्शन के ऊपर। सो इट इज इम्प्लाइज और इट इज इम्प्लीकेट इन रियल लाइफ डे टू डे इन कम्युनिकेशन in descriptive grammar. Then scholarly traditional grammar developed by the scholars of the university, they use the bibliography reference। मतलब हम ये इस टाइप के ग्रामर स्कूल के लेवल के नहीं है, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए जो थेसिस और रिसर्च वगैरह में बिब्लियोग्राफी देते हैं उसी में इस टाइप के ग्रामर यूज होते हैं। देन स्ट्रक्चरल ग्रामर, द फाउंडर ऑफ द ग्रामर वाज एन अमेरिकन लिंग्विस्ट C.C. फ्राइज। दिस टाइप ऑफ ग्रामर एम्फासिस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। मतलब ये किस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, इस पर ये ज़्यादा एम्फासिस देता है, मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा एम्फासिस देता है। देन मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर, हम बच्चों को किस तरह से किस मेथड में हम टीच करेंगे ग्रामर को। वी नो इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड, व्हाट इज इट वी डिस्कस इन दिस स्लाइड। फर्स्ट इंडक्टिव मेथड मीन्स और डिडक्टिव मेथड मीन्स हम जब पर्टिकुलर से जनरल तक जाते हैं वो इंडक्टिव मेथड होता है, और जनरल से पर्टिकुलर को आते हैं वो डिडक्टिव मेथड होता है। फर्स्ट वी विल डिस्कस इंडक्टिव मेथड। द इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इन्वॉल्व द प्रेजेंट द सेवरल एग्जाम्पल दैट इलस्ट्रेट ए स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट एंड एक्सपेक्टिंग द स्टूडेंट to notice how the concept work. No explanation of the concept is given beforehand. The expectation is that students learn to recognize the rules of grammar in a more natural way during their own reading and writing of this example. Discovering grammar and visualizing how this rule work in a sentence allow for easier retention of the concept. मतलब यहाँ पे हम बच्चों को पहले एग्जाम्पल देंगे, उसके थ्रू वो रूल तक जाएंगे। और वो किस तरह से होगा, हम अगर एक स्कूल में हम कोई भी इंग्लिश का टॉपिक पढ़ा रहे, उसके अंदर पढ़ाते समय जो भी कुछ भी वो पढ़ने के अंदर जो भी कुछ ग्रामर का यूज होगा वो खुद जान पाएंगे और उसका रूल्स को वो उससे लिंक कर पाएंगे। देन डिडक्टिव मेथड, deductive method is the opposite of inductive method. Okay, the deductive method of teaching grammar is an approach that focuses on instruction before practice. A teacher gives students an in-depth explanation of their grammatical concept before they encounter the same grammatical concept in their own writing. After the lesson, students are expected to practice what they have just been shown in a mechanical way through worksheet and exercise. It focuses more on rote learning and it is just a teacher-centered approaches. बिकॉज वी ऑल नो डिडक्टिव मेथड इज व्हाट, फास्ट इसमें एक टीचर जो है वो रूल को डिस्क्रिप्टिव वे में बता देगा, उसके बाद में उसी के रिगार्डिंग कुछ वर्कशीट देगा, उसके अंदर वो बच्चों को देगा कि वो रूल्स को रिलेट करके वो एग्जाम्पल दे या फिर उससे रिलेट करे। After the discussing about grammar, then we will discuss about composition, teaching of composition. So what is composition? We all know in every simple term, the composition means compiling things together. This is about related speaking English, right? Composition is they have to compose or write a paragraph, write a essay, write a article, letter writing, all comes under the composition only. Now, according to the Bhatia and Bhatia, composition is the expression of a child's thought, his own ideas and feelings and observation. It includes both the process and the product of composition. So composition is a part and parcel of teaching in English. So you cannot ever teaching composition when you are teaching in English in school. Proper organization, clarity and effectiveness of the subject matter are some of the important points to keep in mind while writing composition. So composition ये ऐसा होता है, मैं एक एग्जाम्पल लेके हम बताऊंगी composition क्या होता है।
कंपोजिशन में क्या होता है ना, हम कोई भी वर्ड को लेकर कुछ भी हमारे हिसाब से कुछ वर्ड लेकर हम उसे अगर सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके और उसे हम किस तरह से लिखेंगे वो हम कंपोजिशन कहेंगे, क्योंकि वो मीनिंगफुल सेंटेंस देना भी चाहिए। हम इस तरह से नहीं अपने हिसाब से कुछ भी वर्ड लेके एक सेंटेंस वो उसका वर्ब या फिर नाउन अलग अलग लिख कर को हम बता दे कि ये कंपोजिशन है, ये नहीं हो सकता। कंपोजिशन इज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट आइडियाज फीलिंग ऑब्जर्वेशन एक्सप्रेशन इन रिटर्न पर, मतलब हमारा जो थॉट और आइडिया है और फीलिंग्स है और ऑब्जर्व जो हम करते हैं और हमारा एक्सप्रेशन जो भी हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं उसको हम किस तरह से सीक्वेंसिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे उसको हम कंपोजिशन कहेंगे। Then aims of composition to encourage the student to express their idea in an organized and systematic way। मैं अभी जो बोला वही, किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे इन सिस्टमेटिक वे में, हमारा जो भी थॉट एंड आइडिया है उसको हम कंपोजिशन कहेंगे। टू एनाबल देम टू डेवलप देयर स्किल ऑफ राइटिंग, मतलब हम अगर कंपोजिशन सीखे तो हमारे अंदर क्या होगा, हमारा राइटिंग स्किल भी डेवलप होगा। टू एनाबल देम टू अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी इन राइटिंग वेरियस फॉर्म ऑफ कंपोजिशन, यहाँ पे क्या होगा, हम कुछ भी टाइप के हम कंपोज करें, या फिर लेटर राइटिंग करें या फिर एप्लीकेशन लिखें या फिर ऐसे राइटिंग करें, उसके लिए वोकैबुलरी का जानना बहुत ज़रूरी है। सो कंपोजिशन क्या करता है, वो हमको एनाबल करता है, मतलब हमको संभव बनाता है कि हम किस तरह से वो सारे अच्छे अच्छे वोकैबुलरी चूज करके वो उसी के अकॉर्डिंग, ऐसे के अकॉर्डिंग या फिर लेटर राइटिंग के अकॉर्डिंग हम उसको चूज कर पाए या फिर फिट करा पाए। देन टू एनाबल देम फॉर लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड आइडिया, मतलब हमारा जो भी लॉजिक है या फिर हमारा जो भी आइडिया है और फैक्ट है, हम किस तरह से सीक्वेंसिंग ऑर्डर में हम कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे वो हमको संभव कराता है। क्या, कौन, कंपोजिशन। टू डेवलप देयर कम्युनिकेटिंग कॉम्पिटिशन, मतलब कंपोजिशन ऑल्सो एम्फासिस ऑन द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, मतलब हमारा कम्युनिकेशन लेवल को भी बढ़ाता है। Then types of composition, there are two types of composition, that is oral composition, then written composition. Further it is divided as 4 types of composition, that is guided oral composition, pre-oral composition and guided written composition and pre-written composition। इसको जानने से पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। वी ऑल नो आवर इंग्लिश लैंग्वेज हैव 4 बेसिक स्किल, because without them we cannot learn in a single word of English language। So what is that? That is LSRW, that is listening, speaking, reading and writing। मतलब हम जब छोटे बच्चे होंगे तब पहले हम लिसनिंग करेंगे, देन उसके बाद में हम कुछ बोलेंगे, स्पीकिंग करेंगे, देन कुछ हम रीडिंग करेंगे, देन राइटिंग करेंगे। ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाता है। सो पहले हम क्या जानेंगे, ओरल कंपोजिशन, मतलब ओरल कंपोजिशन के जानने बाद हम राइटिंग कंपोजिशन कर सकते हैं। विदाउट नोइंग द ओरल कंपोजिशन वी कैन नॉट मेक राइटिंग कंपोजिशन। सो लेट्स सी what is oral composition। Composition should begin with oral composition begin with the power of speech, it should be oral long before इट इज रिटेन एज इट पेव द वे ऑफ रिटन कंपोजिशन। मैं अभी बोला जो कि हम रिटन कंपोजिशन जानने से पहले हमको ओरल कंपोजिशन जानना जरूरी है। देन ओरल गाइडेड कंपोजिशन, oral guided composition is also known as control or directed composition। In guided composition the student are supplied with the necessary vocabulary and structure to be used to speak or write। मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम जब छोटे, ये बेसिकली तो स्कूल लेवल मतलब छोटे बच्चों के लिए ये फिट है, क्योंकि हम जब छोटे होंगे तो हमारा जो भी टीचर है हमको कोई भी ऐसे आप लोग देखेंगे एप्पल का बुक जो आता है उसमें हम जो टीचर क्या होता है ना, चार या 5 वर्ड दे देता है कि हमको बोलता है कि यही वाला तुम सीख के आओ और दूसरे दिन हम पूछेंगे या फिर लिखेंगे। तो फिर ये क्या होता है, वो एक कंट्रोल और डायरेक्टेड होता है, हम किसी के गाइडेंस के अंदर आते हैं। वो टीचर जो है हमको गाइडेंस देता है किस तरह से हम पहले कुछ वर्ड को जाने, उसके बाद में हम जब एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद में हमको फ्रीडम मिलेगा जो हम खुद किस तरह से हम अपने वे में लिख पाएंगे। सो इट इज ओरल गाइडेड कंपोजिशन। देन प्री ओरल कंपोजिशन, एज द स्टूडेंट गेन मास्टरी अबाउट द गाइडेड एंड कंट्रोल
vocabulary and structure, they are encouraged to use new word and sentence on their own and express themselves freely. It promotes them for the thinking freely. मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम जब ये बेसिकली बड़े बच्चों के लिए फिट है, और वो क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा ना, वो फ्रीडम मिल जाएगा फुल्ली, और वो कुछ भी अपने वे में जो अपना थिंकिंग है, अपना आइडिया है और थॉट को एक्सप्रेस कर पाएंगे इन ओरल फॉर्म. एंड इट प्रमोट्स देम फॉर थिंकिंग, मतलब ये थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि हमको फ्रीडम जब मिल जाएगा, हमको अनलिमिटेड वे में हम कुछ भी सोच सकते हैं. कुछ भी एक टॉपिक अगर हमारा टीचर दे दी और उसके ऊपर हम कुछ कितने तक भी हम उसको डिस्क्राइब कर पाएगा अपने वे में, अपने आइडियाज के अंदर. Then writing composition. Writing composition should follow oral composition when the student are guided sufficient knowledge of the English vocabulary structure and spelling. हम अभी बोले कि जब हम oral composition अच्छे से सीख जाएंगे, then हम written composition करेंगे. तो written composition also have two types, that is guided writing composition. It is usually introduced at the early stage. The teacher guided the structure. Teacher guided the student to write with the help of the control vocabulary and structure. It lays the foundation of a राइटिंग फ्री कंपोजिशन. मतलब इसमें क्या होता है, हमको टीचर कुछ वर्ड दे देंगे या फिर कुछ भी टॉपिक में कुछ ढूंढ के कोई की पॉइंट दे देंगे, और उसको ही हमको जानना पड़ेगा उस कंट्रोल एरिया में. वो हम गाइडेंस, मतलब टीचर के गाइडेंस के अंदर हम उसको रिटेन करेंगे या फिर रिटेन की प्रैक्टिस करेंगे. Then free written composition. Free written composition should be introduced at the later stage. In free composition, there is no restriction on the student regarding use of vocabulary, structure, and the length of composition and etc. Students are free to tackle the topic on their own freely. They are encouraged to think freely and express themselves freely. मतलब यहाँ की कि हम जान पाए कि ये लेटर स्टेज के लिए होते हैं, और हम जब खुद कोई भी लाइक दैट माई स्कूल माई फ्रेंड इस टाइप के हमको टॉपिक मिल जाए, तो हम अपने हिसाब से खुद किस तरह से हम उसे कंपोज करेंगे और लिखेंगे, वो इसमें कहा जाएगा. और उसमें स्टूडेंट को फुल्ली फ्रीडम मिलता है, और कोई भी लिमिटेशन नहीं होता कि तुम इतने ही वर्ड में लिखना, कि इतना ही लेंथी बनाना, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता. इसमें भी स्टूडेंट का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता है, और उसमें क्या होता है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ता है. सो दैट इज ऑल अबाउट ग्रामर एंड कंपोजिशन. That's all from my side. Thank you all listening me patiently.